Welcome to our channel Hashmi Clinics. होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स, आप सबको खुशामदीद। आज हम एक ऐसी दवा का गहराई से जायजा लेने वाले हैं जो अक्सर उन केसेस को मुकम्मल करती है जहां एक बहुत ही ताकतवर दवा यानी आयोडीन अपना काम अधूरा छोड़ देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमोनियम आयोडाइटम की। इसकी क्लिनिकल शिनाख्त क्या है, इसका दायराकार कैसा है और इसकी सही तजवीज़ के तरीके क्या हैं। देखिए, अमोनियम आयोडाइटम को समझने के लिए बस एक रहनुमा उसूल सबसे अहम है, और वो मटीरिया मेडिका का ये जुमला है जो इसकी पूरी तस्वीर की बुनियाद है। ये दवाएं इस वक्त इस्तेमाल होती है जब आयोडीन ने केस को बस जुज़वी तौर पर ठीक किया हो। यही इस दवा का बुनियादी क्लिनिकल एंट्री पॉइंट है, यानी एक रुकावा आयोडीन केस। तो आज के इस तजदिये में हम क्या कुछ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उसकी बुनियादी शिनाख्त जानेंगे, फिर इसकी मिजाजी तस्वीर कैसी होती है, इसकी किलीदी अलामात कौन सी हैं, इसका क्लिनिकल दायरा-ए-कार क्या है, दूसरी दवाओं से इसका फ़र्क कैसे करेंगे और आखिर में तजवीज़ के लिए कुछ अहम नुकात पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस दवा के मादी वजूद को समझते हैं। किसी भी दवा की तरह इसकी कीमियाई साख्त और इसकी तबई खुसूसियात हमें इसकी होम्योपैथी शख्सियत और अमल के बारे में बहुत अहम इशारे देती हैं। तो कीमियाई तौर पर अमोनियम आयोडेटम NH4I एक सफ़ेद दानेदार नमक है। इसकी ख़ास बात यह है कि यह हवा से नमी जज़्ब करता है और बहुत आसानी से पीला पड़ जाता है। ये जो इसका अदम इस्तेहकाम है ना, ये इसकी दवा की तस्वीर में भी झलकता है। अच्छा, अब जब हमने इसकी केमिस्ट्री को समझ लिया, तो अब देखते हैं कि वो कौन सा मरीज़ है जिसे इस दवा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वो इससे बेहतरीन शिफा हासिल करता है। इस दवा का मरीज़ एक गहरी सुस्ती की तस्वीर पेश करता है। इसका पसे मंज़र अक्सर स्क्रूफ्यूलस या सिफिलिटिक मियाज़्म का होता है। ये सुस्ती ना हर सतह पर नज़र आती है। नब्ज़ कमज़ोर और सुस्त, दौरान खून नाकिस, ज़हनी तौर पर भी मरीज़ कुंद और सुस्त होता है। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर एक भारी, जिसे कोई अहमकाना तासुर नुमाया होता है। और ये तस्वीर ख़ास तौर से उन नौजवानों में मिलती है जो बज़ाहिर खाते पीते और सेहतमंद नज़र आते हैं। तो अब आते हैं इस दवा के असल मैदान अमल पर, यानी वो किलीदी अलामात जो इसकी पहचान है। क्लिनिकल तौर पर देखें तो इसका असर दो बड़े मराकज़ पर सबसे ज़्यादा वाज़ेह होता है। पहला मरकज़ है इसका आसाबी निज़ाम और सर, जहाँ एक मुस्तकिल भारीपन और सुस्ती गालिब रहती है। हम इसे भारी सर कह सकते हैं। यहाँ हमें एक मुस्तकिल हल्का सर दर्द और चक्कर मिलते हैं जो मरकज़ी आसाबी निज़ाम की कमज़ोरी की तरफ इशारा करते हैं। ये दवा मेनियर्स डिजीज़ की जो क्लासिक तस्वीर है ना, उसमें बहुत अहम है, जैसे कानों में घंटियाँ बजना, समात का कमज़ोर हो जाना और चाल का गैर मुस्तहकम होना। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां जिस्म और दिमाग का आपस में राब्ता कमज़ोर पड़ गया है, जिसकी वजह से मरीज़ अपनी हरकत पर ठीक से काबू नहीं रख पाता। इस दवा का दूसरा और शायद सबसे मशहूर अलामती मरकज़ है निज़ाम तनफ़ुस, यानी इसका ज़िद्दी सीना। ये ख़ास तौर पर सीने के उन ज़िद्दी मसाइल में काम आती है जो इलाज के बावजूद ठीक नहीं होते, ख़ासकर जब आयोडीन भी नाकाम हो चुका हो। ये दवा गले की सोजिश, ब्रोंकाइटिस और बलगमी नमोनिया में गहरा असर रखती है। यहाँ तक कि फेफड़ों में पानी भरने के रुझान को भी कंट्रोल करती है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी और नाकाबिले फरामोश रहनुमा अलामत है ना, वो ये है, हर नज़ला ज़ुकाम के बाद एक खुश्क, शदीद और थका देने वाली खांसी का शुरू हो जाना। ये इस दवा की क्लीद है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, आइए इसको समेटते हैं और उन मखसूस क्लिनिकल सूरत हाल को देखते हैं जहां ये दवा तजवीज़ की जानी चाहिए। चलें, इन तमाम मालूमात को 3 क्लिनिकल सूरत हाल में समेटते हैं। पहला, निज़ाम तनफ़ुस के वो ज़िद्दी अमराज जहां आयोडीन नाकाम हो चुका हो। दूसरा, मोटे ताज़े नौजवानों में मुस्तकिल सरदर्द जिनकी शख्सियत में सुस्ती और भारीपन नुमाया हो। और तीसरा, मेनियर्स डिजीज़, ख़ास तौर पर जब सेफिलेटिक पसे मंज़र और दौरान खून की सुस्ती वाज़े तौर पर मौजूद हो। एक दुरुस्त तजवीज़ के लिए मिलती जुलती दवाओं में फ़र्क करना इंतहाई ज़रूरी है। तो देखते हैं कि अमोनियम आयोडाइटम को इसकी करीबी दवाओं से कैसे अलग किया जा सकता है। सबसे अहम मवाजना तो आयोडीन से ही है। सोचे कि आयोडीन इलाज शुरू तो करती है, ख़ास तौर पर गुदूद और सांस के अमराज में, लेकिन उसे मुकम्मल नहीं कर पाती। अमोनियम आयोडाट वहीं से काम संभालती है, ख़ास तौर पर जब मरीज़ की मजमूई तस्वीर सुस्त,
کن ذہن اور کمزور نبض والی ہو۔ امونیم ٹارٹیریکم سے اس کا فرق بھی بہت اہم ہے۔ دیکھیں، امونیم آیوڈیٹم میں سانس کے مسائل ایک عمومی سستی کا حصہ ہیں، اور اس کی اپنی خاص علامت ہر زکام کے بعد خشک کھانسی ہے۔ اس کے بالکل برعکس امونیم ٹارٹیریکم کی سب سے بڑی پہچان سینے میں بلغم کی شدید کھڑکھڑاہٹ ہے، لیکن بلغم بہت کم نکلتا ہے اور اس کے ساتھ شدید غنودگی اور کمزوری ہوتی ہے۔ فرق بالکل واضح ہے۔ مزید گہرائی میں جانے کے لیے اس دوا کا موازنہ مرکیوریس اور نیٹرم آیوڈائڈ سے بھی کیا جانا چاہیے تاکہ اس کی تصویر اور بھی زیادہ واضح ہو سکے۔ اور آخر میں آئیے کچھ ایسے عملی نکات پر بات کرتے ہیں جو کلینکل پریکٹس میں اس دوا کے درست انتخاب میں مدد دیں گے۔ عملی طور پر تجویز کا عمل 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا قدم، ایک رکا ہوا آیوڈین کیس تلاش کریں۔ دوسرا قدم، مریض کی مزاجی تصویر کی تصدیق کریں۔ کیا اس میں سستی، کند ذہنی اور کمزور نبض موجود ہے؟ اور تیسرا قدم، کلیدی علامات کو ملائیں، یعنی بھاری سر جس میں چکر بھی شامل ہیں، یا ضدی سینہ جس میں گلے کی سوزش اور کھانسی ہے۔ جہاں تک پوٹینسی کی بات ہے، لٹریچر میں عموماً کم طاقتیں جیسے 2x سے 3x ٹرائچوریشن تجویز کی گئی ہیں، جو اس کے پیتھولوجیکل سطح پر گہرے اثر کو ظاہر کرتی ہیں۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ کے سامنے کوئی ایسا کیس آئے جہاں نظام تنفس کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو اور مریض کی مجموعی تصویر سست اور بھاری ہو، تو کیا آپ امونیم آیوڈاٹم کے اس کلینکل پروفائل کو یاد رکھیں گے؟ اس پر غور کرنا آپ کی پریکٹس میں ایک اہم اضافہ ہو سکتا ہے۔ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.